हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं 26 और 27 अगस्त के द हिंदू में छपे हुए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उनके एडिटोरियल्स की एनालिसिस। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, काली से 2-4 दिनों से जो न्यूज़पेपर्स हैं वो अफगानिस्तान के आर्टिकल से भरे पड़े हैं। सो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में ज़्यादा इसमें प्रोडक्टिविटी दिखी नहीं, इस वजह से 2 दिन के आर्टिकल्स को कंबाइन करके आपके सामने लाया जा रहा है। द बेसिक इंटेंट हमारा है कि यू शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड ऑन वेरियस इश्यूज एंड देयर डिपेंडेंसी। दैट इज़ वाई दिस हैज बीन ब्रॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है कि 4 बेसिक कंटेंट्स पे फोकस किया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, एडिटोरियल एनालिसिस, और फिल्म के लिए जो करंट अफेयर्स है वो, और मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया जाता है। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ से। उसमें पहले आर्टिकल्स जो आज हम देखने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो यूएन की एक बॉडी है, जो UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC के अंदर जो IPCC की रिपोर्ट बनती है और उस पर काम होता है, उस पर किस तरह के इंडिया की क्या राय है और किस तरह से जो नेट ज़ीरो चल रहा है उस पर जो IPCC ने अपना एक कमेंट दिया है कि ये बताया है कि किस तरह से वो नेट ज़ीरो एक्चुअली में ग्लोबल समेंशन में हेल्पफुल नहीं होगा, किस तरह से होगा और इंडिया का क्या अप्रोच है उस पर देखेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, उस पर एक चर्चा करेंगे। इस आर्टिकल में देखेंगे कि जुडिशरी में टेक्नोलॉजी किस हद तक और कितने लिमिट तक इंटरफेयर कर सकती है, या टेक्नोलॉजी का यूज़ जुडिशरी में कितना होना चाहिए, कितना मात्रा में होना चाहिए, क्या एक ओवर रिलायंस टेक्नोलॉजी पे जुडिशरी की क्वालिटी, द जुडिशल क्वालिटी को इन्हें हैम्पर करेगा या नहीं। और उसके अलावा एक आर्टिकल है जो क्रीमी लेयर कोटा की जो क्वालिटी है उस पर हम देखेंगे किस तरह से क्रीमी लेयर चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस पर भी ऑल डिस्कस अबाउट इट। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। पहली न्यूज़ है कि CGI NV रमन्ना जी ने कहा है कि प्रोब एजेंसी, जितनी भी जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनमें मैन पावर की कमी है और आपको जल्दी से फिल करना है। हाल ही में आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ पर सबूतों, डिपेंडिंग अपॉन द लैक ऑफ प्रूफ एंड लैक ऑफ द कंटेंट्स अवेलेबल, पीपल हैव बीन एक्विटेड। सबूतों के अभाव में लोगों को छोड़ा जा रहा है और इस तरह से क्योंकि मैन पावर की कमी है, ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एजेंसियां जानबूझकर इस तरह की कमियों को रख रही हैं ताकि जो है वो केस को डाइल्यूट किया जा सके। और इस पर जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत चिंता जताई है। तो ना केवल कोर्ट में, ना केवल जुडिशरी में, बल्कि और भी गवर्नमेंट बॉडीज़ में, एजेंसीज़ में ये कहीं ना कहीं कहा गया है कि मैन पावर की कमी है और इसलिए हमारे जो प्रोब एजेंसीज़ हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो उस लेवल तक काम कर ही नहीं रही। तो हमारे पास जो केस है, जो चार्जशीट है, वो सॉलिड आ ही नहीं रही है। इसी वजह से हम जो है वो कंप्लीट जस्टिस में नहीं दे पा रहे। इसी वजह से केसेस की पेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि जो प्रोब एजेंसियों का काम है वो ठीक तरह से नहीं हो रहा और केसेस में उसको लेथार्जिक बनाकर जानबूझकर इस तरह से जो वकील है या एक नेक्सस ऐसा चल रहा है कि केसेस को कमज़ोर कर दिया जाए, लेथार्जिक बना दिया जाए ताकि वो लंबा चले और न्याय ना मिल सके। इसीलिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को यह आवश्यकता है कि मैन पावर को इंक्लूड करे इन तरह की प्रोब एजेंसीज में, तो कि जो बेसिक आइडिया ऑफ जस्टिस टू बी गिवन टू द एवरी पीपल इन द लास्ट ऑफ द लाइन शुड बी मेंटेन्ड बाय दिस प्रोसेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज़ शुगर क्रेन की जो मिनिमम प्राइस है, जिसे हम FRP भी कहते हैं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। ये आपको ध्यान रखना है कि बाकी अन्य खाद्य पदार्थों का, अन्य क्रॉप पे जो सरकार एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन पे देती है वो होता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन गन्ने पर मिलता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। और ये प्राइसेस गन्ने के मिल मालिकों को, किसान को देना पड़ता है। तो ये लिमिट जो है वो हाल ही में आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए कहिए या किसी और रीजन से, गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज दिस प्राइस एंड दिस इज़ बी न्यूज़। लेकिन इसके साथ साथ जो मिल मालिकों की जो डिमांड थी कि उनको जो मिनिमम सेलिंग प्राइस जिस पर वो चीनी को बाज़ार में बेच सकते हैं उसको भी बढ़ाया जाए, तो उसको बढ़ाया नहीं गया है। उसका बेसिक कारण सरकार ये दे रही है कि अगर हमने सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया तो जनता पर जो भाव, वैसे ही कोविड-19 से जो है आम जनता त्रस्त है और उस पर चीनी का भाव अगर बढ़ गया तो बहुत सारी चीज़ें, कल्मिनेटिव एंड कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब किसी एक चीज़ की रेट बढ़ने से, किसी एक चीज़ में चेंज होने से उससे जुड़ी हुई और चीज़ों का रेट जो है बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए गवर्नमेंट ने इस चीज़ को नहीं बढ़ाया है, लेकिन किसानों को डिमांड को फुलफिल करते हुए दे हैव इंक्रीज, दैट इज़ द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑफ द शुगर केन। थर्ड इज़ दिल्ली चीफ मिनिस्टर, जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बहुत ही प्राउडली क्लेम किया है कि दिल्ली इज़ द वर्ल्ड्स
सबसे ज़्यादा कैमरे, यानी कि दिल्ली इज़ द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड टू हैव द मोस्ट नंबर ऑफ CCTV कैमराज पर स्क्वायर किलोमीटर. इवन इट इज़ मोर देन शंघाई, मोर देन न्यूयॉर्क, सिंगापुर एक्सेट्रा. सो इट हैज़ 1826 पर स्क्वायर माइल, यानी कि 1 मील स्क्वायर में हमारे पास दिल्ली में 826 कैमरे हैं. लेकिन इसका दूसरा पक्ष अगर आप देखेंगे तो क्राइम रेट वो भी तो बहुत ज़्यादा है, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं. सेकेंडली द पॉपुलेशन, दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है उतनी इन सारे सिटीज़ को मिला दे तो भी नहीं होगी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पोल्यूशन. दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूशन. सो क्रेडिट लेने के लिए गवर्नमेंट्स अच्छी चीज़ों को दिखा देती हैं और बुरी चीज़ों पर फोकस नहीं करती हैं. सो इफ़ यू वांट टू डेवलप एज एन ओवरऑल डेवलपमेंट पर जो फोकस करना है, तो वी नीड टू डेवलप ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस एंड मॉडल्स. तभी हमारा डेवलपमेंट जो होगा वो सस्टेनेबल होगा और ओवरऑल होगा. सांभर लेक काफ़ी चर्चा में अभी आजकल रहा है. आपको पता है कि भारत की एक इम्पॉर्टेंट लेक है और एक इम्पॉर्टेंट रामसार साइट है, रामसार कन्वेंशन साइट में. उसमें ये पाया गया है कि धीरे वो जो है वो सूख रही है और उसके रिस्टोरेशन काम जो है वो उस पेस पर नहीं चल रहा जिस पेस पर चलना चाहिए. भारत की एक सॉल्ट लेक है, मेनलैंड सॉल्ट लेक, एकमात्र इनलैंड सॉल्ट लेक है. इसके अलावा और भी लेक है, चिल्का लेक है, तमिलनाडु में है, लेकिन इनलैंड एक सॉल्ट लेक है. और इसमें इन चीज़ों को आगे बढ़ाकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सांभर लेक में जो जिस तरह का, देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये श्रिंक हो रही है और इसके रिस्टोरेशन का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है. इस पर कोर्ट ने और एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है और इसको हाईली वाटरली एक्सपीरिएट करने की कहा है. ज्योग्राफी में या करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये ज़रूर आ सकता है कि एक रामसार इंक्लूडेड साइट है जो राजस्थान में है और यहाँ से सॉल्ट बनता है और काफ़ी मात्रा में सॉल्ट मिलता है. अगर देखेंगे कि दो देश का कम से कम 9 से 10% सॉल्ट केवल और केवल इस सांभर लेक से ही बनता है. इस पे जो है वो अनरेगुलेटेड माइनिंग की वजह से, नीचे अगल बगल के एरियाज़ में अनरेगुलेटेड सॉल्ट माइनिंग की वजह से, अनरेगुलेटेड चार्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं इसमें हानि पहुंच रही है. पूरा का पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है. तो इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है. अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ. तो पहला आर्टिकल जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ IPCC की रिपोर्ट है जो कि GS पेपर 3 से कहीं ना कहीं लिंक्ड है. यहाँ पर मुकुल सानवाल जी बहुत अच्छी बात कहते हैं. उन्होंने ये बात कही है कि नेट ज़ीरो, जो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में खास करके यूरोप में ये चीज़ें चल रही हैं कि हम नेट ज़ीरो जो है प्रोग्राम चलाएंगे जहाँ 2050 तक हम कम्प्लीटली नेट ज़ीरो, यानी कि जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे, जितना कार्बन हम प्रोड्यूस करेंगे इंडस्ट्री से, हम कुछ ऐसे भी मेथड्स बनाएंगे कि वो कार्बन को हम सिंक कर लें, स्टोर कर लें, तो हमारा नेट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. लेकिन ये जो है कहीं ग्लोबल लेवल पर अच्छा नहीं होगा. अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस पॉलिसी के तहत ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रियाँ क्या कर रही हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो डेवलपिंग रीजन्स या थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे कि अफ्रीका और एशिया में इन्वेस्ट कराकर अपना सारा प्रोडक्शन का काम उनसे करवाएंगी और इनका नेट ज़ीरो नहीं होगा लेकिन बदले में इनका नेट ज़ीरो. तो ये अपना जो है वो बैकग्राउंड अकाउंट ठीक कर लेंगे और दूसरी कंट्रीज़ का कहीं ना कहीं नेट ज़ीरो नहीं हो जाएगा. तो ओवरऑल वर्ल्ड में जो कार्बन है वो तो उतना ही रहेगा. ठीक है, तो जिस तरह से जो कार्बन एमिशन है वो तो कम नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ये डेवलप कंट्रीज़ ये दिखा देंगे कि देखिए हम तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वी आर अ नेट ज़ीरो कंट्री. तो कहीं ना कहीं अपना अपना देखना. ये जो ग्लोबल एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिक प्रॉब्लम है दैट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इट नीड्स अ ग्लोबल सोल्यूशन विथ ग्लोबल पार्टिसिपेशन. इस तरह से केवल एक वर्ग के या किसी एक सेक्शन के देश अपने आप को नेट ज़ीरो घोषित कर देने से क्लाइमेट या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी. और यही जो है वो हाल ही जो IPCC की रिपोर्ट आई है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने ये बताया है कि ये जो इंडिविजुअल नेट ज़ीरो टारगेट्स है ये किसी भी तरह से हेल्प नहीं करने वाले हैं. बिकॉज जो ओवरऑल एवरेज वर्ल्ड लेवल पर जो इंक्रीज़ हो रहा है वो तो कोई उससे इम्पैक्ट नहीं होगा. ये ज़रूर है कि कुछ एक कंट्री, कुछ एक रीजन में भले ही अपना कार्बन उत्सर्जन कम कर सकते हैं लेकिन बाकी रीजन्स में वो फिर और डबल बढ़ जाएगा. तो जो ग्लोबल एवरेज लेवल है दैट विल बी रिमेनिंग द सेम और इसीलिए कहीं ना कहीं ये नॉट फ्रूटफुल है. जैसे कि G20 मीटिंग में भारत ने एक प्रपोज रखा था कि हमें पर कैपिटा इमिशन यानी कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, कार्बन फुटप्रिंट की बात करनी चाहिए, न कि एक देश वाइज. सो वी शुड फोकस ऑन पर कैपिटा इमिशन. और जिस तरह से जो डेवलप कंट्रीज़ अभी इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, जब उनको डेवलप करना था एट द टाइम ऑफ द 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के बीच में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्बन यूज़ किया, एक्सपेंड किया. और जब दे हैव रीच टू द डेवलप्ड स्टेज नाउ दे आर क्लेमिंग, और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ पर ये दोष लगाते हैं कि आप ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं. लेकिन जब प्रति व्यक्ति देखा जाए
तो भारत जैसे देशों की प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा कम है। और इसीलिए अगर अब G7 में जो 2050 बाय नेट ज़ीरो टारगेट डिसाइड किया गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसे ओवरऑल होना चाहिए नेट ज़ीरो बाय एवरी पर्सन, यानी कि हर व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट जो है वो नेगेटिव हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की बातें जो है भारत ने G20 समिट में रखी थी, उसको और आगे बढ़ा के अपनी बात उसने रखा है। अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखें तो एवरेज जो ग्रीन हाउस एमिशन है, यानी कि 6.55 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है पर कैपिटा, अगर एवरेज देखेंगे तो टोटल वर्ल्ड में जितना कार्बन उत्सर्जन होता है डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो ये निकलता है कि प्रति व्यक्ति 6.55 टन है। जिसमें से अगर केवल इंडिया की बात देखेंगे तो बहुत कम है, ये 1.96। ये USA, जर्मनी, चाइना, इन सब से बहुत कम है। चाइना का तो देखेंगे तो वर्ल्ड एवरेज से थोड़ा ही कम 6.4 है। तो पर कैपिटा एमिशन में भारत बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी दुनिया भर के देशों को भारत को इस पर मजबूर किया जाता है, भारत पे इस पर क्लेम किया जाता है कि इंडिया इज़ एमिटिंग कार्बन इन सो मच, इंडिया इज़ कॉजिंग पोल्यूशन। तो इस तरह का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है भारत के खिलाफ, ये कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर आपको सोलली और इक्विटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो केवल नेट ज़ीरो एमिशन अपने यहाँ पर नेट ज़ीरो कर लेने से नहीं होगा। वी नीड टू हैव अ ग्लोबल एफर्ट, अ ग्लोबल कॉम्बिनेशन एंड अ ग्लोबल सपोर्ट सो दैट द होल वर्ल्ड कैन गेट अ नेट ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से डेवलपिंग कंट्री पर ये ब्लेम रख रहेंगी तो उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप देखेंगे जो पेरिस क्लाइमेट में डील हुई थी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड करेंगे, वो फंड अभी तक एक भी ट्रांजैक्शन अमाउंट पहुंचा नहीं है। USA की पॉलिसी क्लियर नहीं है, एक पार्टी आती है तो वो ज्वाइन करती है, दूसरी पार्टी आती है तो ज्वाइन नहीं करती। तो ये सारे जो डेवलप वर्ल्ड है वो अपने इंटरेस्ट पर काम कर रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ग्लोबल सपोर्ट। तो अब ज़रूरत ये है कि हमें इस ग्लोबल सोल्यूशन को कंबाइंडली शेयर किया जाए और इसमें प्राइवेट पार्टीज़ को, टेक्नोलॉजीज़ को भी इन्वेंट किया जाए कि किसी प्राइवेट कंपनीज इस तरह के सेक्टर्स को ओपन किया जाए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ प्रोडक्शन मेथड को इंड्यूस कर सकते हैं ताकि कार्बन एमिशन कम हो। तो इस ओवरऑल एमिशन पर बात की जाए, ना कि किसी देश स्पेसिफिक इस पर ये बात कर रहे थे। दूसरा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इनकम और कोटास के बारे में। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो क्रीमी लेयर में केवल और केवल जो पैसे की लिमिट थी, हरियाणा सरकार ने ये एक लिमिट लगी थी कि जिस OBC कैटेगरी की जो एनुअल इनकम है वो 6 लाख से अधिक है, उसको क्रीमी लेयर में नहीं दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम को वहाँ के हाई कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, केवल मॉनेटरी लिमिट ही नहीं, उसमें और भी चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर उस परिवार में किसी को नौकरी है या उस परिवार का सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, किस सेक्टर में काम करते हैं, आप गवर्नमेंट में, तो बहुत सारे एक बड़े स्कोप को लेकर क्रीमी लेयर दिया है। क्रीमी लेयर केवल और केवल पैसे को लेकर नहीं है। जिस तरह से आप देखेंगे कि कोई भी बैकवर्ड केवल इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो सोशली बैकवर्ड भी हो सकता है, एजुकेशनली बैकवर्ड भी हो सकता है। इसी तरह से जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है केवल और केवल मॉनिटरी ही नहीं, उसके सोशल स्टेटस, बैकवर्ड स्टेटस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस, उसको देखकर भी क्रीमी लेयर की चीज़ें बतानी होती है। क्रीमी लेयर एक इस तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जिस तरह से जिन खास करके अदर बैकवर्ड कास्ट में या SC ST में जिन्हें आरक्षण मिलता है, उन्हें ये बताना होता है कि वो उस कैटेगरी में वाकई रूप से जो है वो पिछड़े हैं, तो उनके पास एक क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उन्हें दिखाना होता है दैट शोज़ दैट दे आर एक्चुअली बीइंग इन द बैकवर्ड रीजन्स इवन आफ्टर दे। और कुछ कम्युनिटीज़ या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इनकम अच्छी होती है, जिन्हें ऑलरेडी आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जो सरकारी नौकरी में ऑलरेडी हैं, दे आर इन द एफ्लुएंट पोजीशंस, तो दे आर इन अ गुड सोशल स्ट्रक्चर, तो उन्हें इस तरह के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, बजाय इसके कि उन्हीं की कम्युनिटी में किसी और लोगों को ज़रूरत हो जो उनके पास इतनी अवेलेबिलिटी है, जिनका आउटरीच ना हो। इसीलिए इस तरह के सर्टिफिकेट को आफ्टर इंदिरा सोहनी केस के बाद ये लाया गया था और 50% का जो कैप है वो फिक्स किया गया था, यानी कि आप कॉम्पिटेंसी को भी जगह देंगे, केवल और केवल आरक्षण को नहीं, आपको कॉम्पिटेंसी को भी जगह देनी है। इसलिए 50% ज़्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते। लेकिन फिर बहुत सारे राज्यों में इसको इनडायरेक्टली और तोड़ मरोड़ के कहीं कहीं 50-60% भी आरक्षण हो जाए। और हाल ही में आपने देखा होगा कि ये भी मांग उठ रही है कि 50% का कैप हटना चाहिए, क्योंकि जो वाकई में जो लोग बैकवर्ड हैं उनको इस तरह की चीज़ें का लाभ नहीं मिल रहा है और बैकवर्डनेस जो है वो कम नहीं हो रही है। और इस तरह से फिर कास्ट सेंसस की बात भी चल रही है, तो यूपी में चुनाव भी हैं तो ये मुद्दा भी गर्म है, इस पर बात हो रही है। लेकिन हमको इसके फैक्ट को देखते हुए देखना है कि जो 1992 में इंदिरा सोहनी वाला केस था, उन्होंने ये बताया कि क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट दिया और 50% का कैप भी रखा। और उन्होंने बेसिक बताया कि जो क्राइटेरिया है रिजर्वेशन का,
वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस है। और ये केवल और केवल इकोनॉमिक रूप से होना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, इवन आफ्टर ही इज सोशली एंड एजुकेशनली वीक, ही शुड बी अवेल्ड अलाउड टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। कुछ लोग इसमें आर्थिक क्राइटेरिया भी जोड़ने की बात कहते हैं, जिस आधार पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी जुड़ा है, और जो उसके सपोर्टर हैं उनका ये कहना है कि आज के जो सोशल वर्ल्ड में इफ़ समवन इज़ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग then there is a very less probability that he should be socially or educationally backward, and that is why economy is being the major force in the current times. It should also be given on the lines of economy. इकोनॉमी के आधार पर भी इसे देना चाहिए। और उसे कहते हैं कि तभी सही मायने में सोशल जस्टिस हो पाएगी, क्योंकि आज जो है वो इकोनॉमी सोसाइटी को गवर्न कर रही है, ना कि सोसाइटी इकोनॉमी को। इस तरह की बात वो रखते हैं। वह उसके और जो इसके अपोनेंट्स है वो कहते हैं कि देखिए, किसी भी आधार पर जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो दो धड़े हैं, दो अलग अलग विचारधारा। एक कहती है कि आरक्षण अगर हो लेकिन केवल और केवल आर्थिक आधार पर ही हो, और एक धारा ये कहता है कि नहीं, आरक्षण हो लेकिन वो सामाजिक आधार में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी सामाजिक रूप से कुछ जातियों, कुछ जगहों पर किसी सेक्शंस ऑफ पीपल के साथ भेदभाव किया जाता है, इवन आफ्टर दे आर हैविंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो कोर्ट ने जो हाल ही में हरियाणा सरकार का जो 6 लाख वाला जो क्राइटेरिया था कि केवल मात्र आपके 6 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको क्रीमी लेयर में नहीं रखेंगे, इसके अलावा भी उसने बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हैं और बताया है कि या तो वो किसी हाई रैंक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज में तो भी वो क्रीमी लेयर में आते होंगे, या किसी को उनको ऑलरेडी मिल चुका है, या उसके पास अच्छा बिजनेस हो। इस तरह की चीज़ों को भी एक लेकर होलिस्टिक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ताकि उन्हीं की कम्युनिटी में और जो दूसरे लोग हैं जिनको इसका लाभ न मिल रहा है उनको भी लाभ मिल सके। ऐसा ये देखा गया है कि आरक्षण मिलने के बाद जो जातियां कथित रूप से पिछड़ी थी, उन जातियों में भी कुछ ऐसी जातियां थी जिन्हें केवल लाभ मिल पाया, बाकी जो लोग और पीछे रह गए। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया कि दलित, और फिर उसके बाद महादलित, तो वो जो कहीं ना कहीं पीछे रह गए और उनको लाभ नहीं मिल पाया। तो आरक्षण का लाभ भी कुछ गिनी चुनी जातियों को ही मिल पाया है, और ये सबको मिले इसके लिए उसमें भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो इस तरह से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को देखने के लिए एक इकोनॉमिक एंगल भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना ज़रूरी होगा कि वाकई क्या जो आरक्षण है उस लोगों को उनको मिल रहा है जिनको वाकई में मिलना चाहिए। और इसके लिए नए रूप से पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, पॉलिटिक्स किए बिना। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि भारत में राजनीति और जाति साथ साथ चलते हैं, तो इस तरह से एक नेताओं में पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, ताकि वाकई में जिसको लाभ की ज़रूरत है उसे मिल सके, और 50% की जो सीलिंग है उसको कहीं ना कहीं ब्रीच ना करे, क्योंकि एक कॉम्पिटेंसी की क्राइटेरिया भी होती है, इस तरह के जजमेंट में ये कहा गया है। हालांकि बहुत से राज्यों में ये ब्रीच हो चुकी है अलग अलग तरीके से। केंद्र सरकार ने भी जो 10% EWS को आरक्षण दिया है, तो ये भी कहीं ना कहीं बढ़ गया है। लेकिन ये देखा गया है कि EWS को जनरल कोटा से ही आरक्षण दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि आप 50% का कैप रखें और क्रेडिबिलिटी और क्रीमी लेयर की कंडीशंस को और मॉडिफाई करें। तीसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी इट इज़ आइदर हेल्पिंग और हिंडरिंग द जस्टिस। तो हाल ही में 1 जून में जो है कोविन ऐप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ना कराने की वजह से कुछ लोगों ने केस कर दिया था। उस पर केस पे सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा था कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी हर किसी को अवेलेबल नहीं है, लेकिन वैक्सीन हर किसी को मिलना अति आवश्यक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको टेक्नोलॉजी या जिसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना ना आता हो, मोबाइल चलाना ना आता हो, उसे वैक्सीन ना लगे। ठीक उसी तरह से, उसी तर्ज पर जब कोर्ट ने ये अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि जस्टिस प्रोवाइड करना या वैक्सीन प्रोवाइड करना सरकार की बेसिक जवाबदारी है, ना कि वो उसको प्रोवाइड करे जिसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेस हो। ठीक उसी तरह ये ऑथर कह रहे हैं कि जब हाल ही में कोर्ट ने डिसीजन लिया कि हम कुछ चीज़ें ई-फाइलिंग करेंगे, ई-हियरिंग करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई करेंगे, तो ये भी हमें देखना होगा कि जिन लोगों के लिए हम केस लड़ रहे हैं, जहाँ पर जो न्यायपालिका है, जो फरियादी है, उसको भी टेक्नोलॉजिकल एक्सेस हो। ना केवल उसके पास इतने पैसे हों कि वो टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सके, बल्कि इतनी कैपेबिलिटी हो ताकि वो टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकें। यानी बेसिकली जो न्याय, जुडिशरी का बेसिक इंटेंट होता है कि न्याय देना लोगों को, तो वाकई में लोगों को न्याय मिल सके, इस पर कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। तो जिस तरह से आपने कोविन के केस में ये कहा कि कुछ मेजर इम्पेडिमेंट्स थे, कुछ टेक्नोलॉजिकल लैग्स की वजह से आप किसी को वैक्सीन डिनाई नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह से
किसी के टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से हम उसे जस्टिस डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, बहुत सारे मोबिलिटी फैक्टर्स हैं, बहुत सारे केसेस को ऑनलाइन करने से जो उसका निपटारा जल्दी हो सकता है, पेपर वर्क कम होगा, एनवायरमेंटल फ़ायदा है, पेपर डिक्रीज़ होगा तो वर्क कम होगा, लोड कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो बेसिक आइडिया ऑफ जुडिशरी को भी हमें ध्यान रखना होगा कि जुडिशरी का मेन मकसद है आम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना। मेथड का है कोई भी, इसलिए हम अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ऑनलाइन मेथड की तरफ तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यह भी देखना होगा कि किस हद तक आगे बढ़ें, क्योंकि अंततः वो कितना सपोर्टिव है वो भी कहीं ना कहीं हमें जानकारी है। और ये समय ज़रूर आ गया है कि हम कुछ चीज़ों को ऑनलाइन के तहत बढ़ाएं, लोगों को डिजिटल लिटरेसी सिखाएं, लीगल नॉलेज दें, ताकि जो पेंडेंसी है वो कम हो। ये देखा गया है कि अभी 25 हाई कोर्ट के आसपास जो है वो 20.5%, यानी कि जो उनकी जो पेंडेंसी रेट है 20.4% ऑल की बढ़ी है कोविड-19 के समय में। और केवल ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी जो है वो हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, हमें एक प्रॉपर प्रैग्मेटिक वे बनाने की ज़रूरत है, जिसमें हालांकि 2020 में जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि 38% जो वैकेंसी हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में 22% है, तो सरकारें इस पर काम नहीं कर रही। लेकिन हम ऑनलाइन हर चीज़ को ऑनलाइन करना चाहते हैं, हर चीज़ को टेक्निकली बनाना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये सारी सर्विसेज जिसको चाहिए उसमें भी तो डिजिटल अवेयरनेसी, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी और वहाँ पर लिटरेसी पहुँचने की चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी तो पहुँचनी चाहिए, तो उस पर भी कहीं ना कहीं हम फोकस कर सकते हैं। जिस तरह से एक वर्चुअल डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट चला था क्वारंटाइन के समय में कि कुछ जो है उनको सजेशंस दिए जा सकते हैं, कुछ एडवाइसेस दिए जा सकते हैं, कुछ प्रेस्क्रिप्शंस ऑनलाइन दिए जा सकते हैं, लेकिन कोई चैटबॉट जो है, ऐसा रोबोट डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज डॉक्टर्स आर डॉक्टर्स एंड चैटबॉट्स आर चैटबॉट्स। ये ज़रूर है कि कुछ रिपीटेड और सिमिलर और जनरल काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं थ्रू चैट और थ्रू टेली कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू टेलीमेडिसिन, बट टेलीमेडिसिन इज़ नॉट द वन शॉट सोल्यूशन, 100% सोल्यूशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन। सो इसको एज एन ऑल्टरनेटिव रखना चाहिए, डेवलप भी करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कलेक्टिवली किसी फिजिकल सिस्टम को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो जिस तरह से चैटबॉक्स डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह से ऑनलाइन हेल्थ मेयरिंग, ऑनलाइन जुडिशरी जो है वो फिजिकल जुडिशरी को रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ, उसे ऑगमेंट कर सकती है, उसका साथ दे सकती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकती है, और इसलिए वे फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है कि हम हर एक केस टू केस बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करें। हम ये देखें कि किन केसेस में, खासकर कि ऐसे केसेस में जो लॉ सूट्स के खेल हैं, विवाद के खेल है, बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में जो खेल है, पोजीशंस, एक्वायरेशन, नॉलेज, शेयर्स, डिग्री, तो ऐसे सेक्टर्स के केसेस को हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि हाईली इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिलेटेड है। वहाँ चीज़ें की जा सकती हैं, टेक्नोलॉजी और रिसर्च किया जा सकता है कि वाकई में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पर। डिजिटल लिटरेसी को बढ़ा सकते हैं, ट्रेन मैन पावर रखना है, सिस्टम्स को छोटा करना है कि जो उल जुलूल के नियम कानून है उसको कम से कम करना है, तो मिनिमम लोगों तक पहुँचे। लीगल लिटरेसी बढ़ाई जाए, किस तरह से संवाद करके लोगों में कानून की जानकारी दी जाए, ताकि जो बेसिक चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो पेंडेंसी होती है वो कहीं ना कहीं कम हो और जुडिशरी जो है वो हर व्यक्ति तक पहुंच सके। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें ये बताया गया है कि भारत में जो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है, चुनावी प्रक्रिया, जिसमें हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। यानी इसमें ऐसा होता है कि आपने चुनाव लड़े, जितने प्रत्याशी चाहे उतने प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं, और जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा, इरिस्पेक्टिव कि उससे कितने वोट मिले। यानी कि इसका यूके का बहुत ही रिसेंट एग्जांपल बहुत अच्छा दिया गया है कि यूके में 3 पार्टी ने चुनाव लड़े, और एक पार्टी थी जिसको कुल मिला गया, टोटल इंग्लैंड के कुल में से 3.8 मिलियन वोट्स मिले और उसका एक ही एमपी बना। ग्रीन्स में से उसको 1.1 मिलियन वोट्स मिले, उसका भी एक एमपी बना। लेकिन इनको 1.5 मिलियन वोट्स मिले और ये इनके 56 एमपी बन गए। तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की कमियां बताता है। यानी इसमें होता यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सारा का सारा वोट उस व्यक्ति को मिल जाए और वो जीत जाए, लेकिन दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल भी वोट ना मिले तो हार जाए। यानी इसमें प्रति व्यक्ति जो ओवरऑल वोट का परसेंट, देश में कितने प्रतिशत लोगों ने उनको वोट दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा वोट किसे मिल रहे हैं। अब ये वोट 1% भी हो सकता है, ½ % भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, चाहे जितना भी हो।
बिकॉज इसमें ये भी देखना होता है कि कितने लोगों ने वोट दिया। तो जितने लोगों ने वोट दिया उसके प्रतिशत प्लस उसमें से जितने कैंडिडेट खड़े हुए, सपोज करिए कि 10,000 कैंडिडेट खड़े हो गए, अब जिसको 2 वोट, सबको एक एक वोट मिले और किसी को 2 मिल गया तो वो जीत गया, यानी कि उसको कुल वोट का 2% भी वोट नहीं मिला, 1% भी वोट नहीं मिला, लेकिन वो विजेता हो गया। तो ये कहने की इसकी खामियां हैं और इसी वजह से बहुत से देश जो है वो चुनते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नहीं परसेंटेज वाइज ओवरऑल वोटिंग होती है और जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट मिला है उसको फिर संसद के हिसाब से उतनी प्रतिशत सीटें मिलेंगी। लेकिन क्योंकि ये मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसके लिए ट्रेंड क्लास की आवश्यकता है, एजुकेटेड पीपल की आवश्यकता है और हमारे देश में लिटरेसी की उतनी कमी है और इस तरह के मेथड को समझाने ले जाने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए इस तरह के फर्स्ट पार्ट्स ऑफ द पोस्ट जैसे इजी मेथड को चुना गया और इस समय के लिए रखा गया कि आने वाले समय में हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब तक इसमें कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई है क्योंकि सरकारें भी पता है कि उनको बस किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतना है और सीट हमारी ओवरऑल करेंगे तो उसमें कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, इसलिए इस चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। और इसी पर एक इंटरव्यू लिया गया था व्यक्ति से, वो आपस में बात करें, लेकिन हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को समझना। तो ये बेसिकली आप देखेंगे कि यूके से शुरू हुआ था, यूनाइटेड किंगडम से, बाद में इसको यूएसए और कनाडा ने अपनाया, फिर अफ्रीका में कुछ देश है, भारत है, एशिया में भारत है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, नेपाल, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपनाते हैं। नेपाल तो अभी इस तरह का एक पीआर रिप्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़े थे। पहले जब उनके पास कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मोनार्की थी, तो वो इस तरह की चीज़ें करते थे, लेकिन हाल ही में जो नया संविधान बना है उससे वो भी फिर प्रोपोर्शनल मेथड की ओर बढ़े हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसकी वजह से देखे होंगे आपने नेपाल में किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, सीटों का बंटवारा ठीक से होता नहीं है। तो इसका जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का अच्छी बात तो ये है कि वोट शेयरिंग और परसेंटेज बहुत अच्छा होता है, अच्छे से शेयरिंग सीट मिल जाती है, लेकिन वो जो कैलकुलेशंस होता है, कल्मिनेशन होता है, वो लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ़ सीट जो है वो एक त्रिशंकु, मोस्टली आप देखेंगे कि एक त्रिशंकु विधानसभा बनने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, किसी को मेजोरिटी ना मिले और गवर्नेंस में समस्या आती है। वहीं फर्स्ट पास द पोस्ट में क्या होता है कि चीज़ें बहुत ही साफ साफ होती हैं, क्लियर होती हैं। हाँ, बजाय इसके कि ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जीता हो उसको सर्वसम्मत हो, केवल उसे एक वोट भी अगर ज़्यादा मिला हो और उसके बजाय भले ही उसको 2% वोट क्यों ना मिला, यानी कि भले ही 98% लोगों ने उसके खिलाफ वोट क्यों ना किया हो, अगर उससे सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो जीत जाता है। क्योंकि बाकी के 98% लोग उनके खिलाफ वोट किया, इसका मतलब ये नहीं वो किसी और कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वोट का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें अवेलेबिलिटी नहीं है। और ऐसी चीज़ों में भारत जैसे देशों में अब समय आ गया है कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की ओर बढ़ें, क्योंकि जब ओवरऑल हम पर कैपिटा चीज़ें देख रहे हैं तो ऐसा देखा गया है कि 40%, 41%, 42% वोट लेकर लोग सरकार बना रहे हैं। यानी कि आप समझिए कि देश के 60% लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया और वो सरकार में है। तो कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से आगे उठकर अलग अलग देशों में, जर्मनी वगैरह में जो लिस्ट सिस्टम है कि पार्टियां अपने अपना कैंडिडेट का लिस्ट बनाकर पहले दे देती हैं और फिर जिस पार्टी को जितना प्रतिशत ऑफ वोट मिलता है, सपोज़ करें कि ए पार्टी है, ए पार्टी को 20% वोट मिले और किसी उसके संसद में 100 सीटें हैं, यानी कि 20 सीटें जो है वो ए पार्टी को मिल जाएंगी। अब ए पार्टी ने जो अपनी लिस्ट दी थी उसमें से जो टॉप के 20 लोग हैं वो सीधा ए से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के सिस्टम में बढ़ने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं जब हम मैच्योर डेमोक्रेसी तभी बनेंगे जब इस तरह, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट जो है वो लोगों की सही आवाज़ को नहीं चुनता, वो सिर्फ मेजॉरिटी पॉलिटिक्स को चुनता है। कहीं ना कहीं वो मेजॉरिटेरिज्म, बहुसंख्यकवाद की ओर आगे ले जाता है। तो इससे हमें बचना है और सही मेथड में लिस्ट सिस्टम हो या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ना है। लोगों को डिजिटली हो या इलेक्टोरी हो, इलेक्टोरेट और लिटरेट बनाकर आगे वाकई में अगर सही मायने में लोकतंत्र आएगा तब इन चीज़ों पे जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है, लिस्ट व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा लोकतांत्रिक है बजाय इसके फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के। प्रश्न देख लेते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो कि संविधान में निहित है उसे केवल 2/3 बहुमत से ही उसमें संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, भारत ही एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास यह व्यवस्था है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की। इस मेथड को यूएसए मॉडल से अपनाया गया है। इन तीनों में से करेक्ट कौन है आपको चूज करके बताना है। मेंस के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजी इंड्यूसेस ग्रोथ बट नॉट डेवलपमेंट।
इस पर आपको 150 वर्ड में क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।